नमस्कार, मैं विकास कुमार सत्य बहुमत के पॉडकास्ट सीरीज में आपका स्वागत है सभी दर्शकों का। आज हम पॉडकास्ट सीरीज में रजत जी का स्वागत करेंगे। रजत जी सामाजिक और राजनीतिक विषयों पे अपनी राय रखते हैं और चर्चा की शुरुआत करेंगे सत्य बहुमत की राजनीतिक विचारधारा पे क्या है, कैसे आज के कॉन्टेक्स्ट में एक अच्छी राजनीतिक व्यवस्था सत्य बहुमत से मिलेगा, देश एक प्रगति के रास्ते पे जाएगा। इन सारे विषयों के ऊपर हम बात करने की कोशिश करेंगे रजत तिवारी जी के साथ। रजत जी, सबसे पहले तो हम ये थोड़ा इस विषय को आपको बताएं कि ये सत्य बहुमत की राजनीति क्या है और इसके पीछे क्या एक विचारधारा क्या है ये मेनली। तो सत्य बहुमत मुख्य रूप से एक राजनीतिक विचारधारा है जिसमें बहुमत के ऊपर एक चिंतन है। सत्य बहुमत का नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। तो बहुमत ये है कि जैसे हम एक लोकसभा का हम उदाहरण लें चुनाव को लेकर के, तो लोकसभा में चुनाव होते हैं 543 सांसदों के पूरे देश में, और जो चुनाव होता है उसमें जो सांसद जीतते हैं वो वोटों के बहुमत के आधार पर जीतते हैं। वो सत्य बहुमत उस विचारधारा से सहमत है कि एक सांसदों का जीत और हार वोटों के बहुमत के आधार पर होना चाहिए। लेकिन जब सरकार बनाने की बात आती है तो वहाँ हम कहते हैं कि सांसदों का एक जादुई आंकड़ा चाहिए और वोटों का बहुमत की बात ना करके हम जादुई आंकड़े की बात करते हैं। तो वहाँ पे एक विरोध है कि ऐसा क्यों है। तो ये बात स्पष्ट है कि लोग चुनाव हर बार आते हैं। आज की एक घटना देखी जाए तो आज का ही मुख्य चुनाव आयोग का घोषणा हुआ है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव की उन्होंने घोषणा करी है, जो कि 1 अक्टूबर में हरियाणा में है और ये 3 फेज में जम्मू कश्मीर 18, 25 और 1 को है जी, और 4 तारीख को रिजल्ट आना है। तो लोग तो हर बार की भांति इस बार भी वोट देंगे। मुद्दा क्या होना चाहिए वो कुछ पता नहीं है। वो कहीं ना कहीं जाति धर्म को लेकर के कहीं ना कहीं विशेष जाति और धर्मों का ध्रुवीकरण को लेकर के जो लोग से जुड़े मुद्दे हैं उस पर बात नहीं होती है। हम इसी का चिंतन करेंगे आखिर में क्या है ऐसा। भाई इतने साल से करीब 78 साल इस बार हम मनाया कलम में 15 अगस्त 78वां था ये हमारा आज़ादी का, और तब से आज़ादी के बाद से जो हमारी राजनीतिक व्यवस्था है वो हम मानते हैं कि इस गठबंधन की राजनीति है। तो ये गठबंधन की राजनीति आप हालांकि कुछ लोग ऐसा मानेंगे कि नहीं जी, शुरुआती दौर में तो गठबंधन की राजनीति नहीं थी, एक ही पार्टी की सरकार बनी आई थी। लेकिन हम उसको कहते हैं कि नहीं, वो भी गठबंधन की राजनीति है, क्योंकि वो भी तो सांसदों के बहुमत से सरकार बन रही थी। और सांसद चलिए किसी एक पार्टी को वो जादुई आंकड़ा मीट कर रही है वो पार्टी, तो इसलिए उसको किसी और अन्य पार्टी से समर्थन नहीं लेना पड़ा, लेकिन वो सरकार तो टिकी हुई है सांसदों के बहुमत के आधार पे। वोटों का तो कोई लेना देना नहीं है वहाँ। तो ऐसा क्यों है और क्या ये गठबंधन की राजनीति क्यों करनी पड़ी, इसके पीछे क्या मतलब है, कुछ बताएं आप थोड़ा इसके बारे में दर्शकों को। सत्य बहुमत के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे आज इस विषय के लिए यहाँ पे आमंत्रित किया है जी। जैसे आपने सत्य बहुमत पार्टी के बारे में बताया, सत्य बहुमत पार्टी मतदाताओं के बहुमत से बनने वाला एक राजनीतिक विकल्प। तो इसके बारे में मैंने जो है श्री सत्यदेव चौधरी जी जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे भी काफ़ी बार मिला हूँ, तो मैंने पार्टी के बारे में जाना है, समझा है। पार्टी का विचार जो अभी सांसदों के बहुमत से सरकार बनती है उसकी जगह वोटों के बहुमत से सरकार बनने की बात पार्टी करती है। और अगर मौजूदा राजनीति में देखें तो बहुत ही क्रांतिकारी विचार है ये। अभी तक ज़्यादा लोग इसको मतलब समझ नहीं पा रहे हैं या फिर ज़्यादा लोगों के पास पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, वो सब तो एक अलग बात है। लेकिन मेरी भी व्यक्तिगत जिन लोगों से भी बात हुई है, जैसे मेरा भी कई बार बहुत लोगों से मिलना हुआ, कोई 1-2 लोगों से नहीं, सैकड़ों लोगों से मिलना हुआ है। रजत जी, मैं थोड़ा रोक रहा हूँ। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये गठबंधन की जो राजनीति हम जिसको कह रहे हैं कि सांसदों के बहुमत से राजनीति होती आ रही है। एक समय एक दौर था कि एक ही पार्टी की सरकार बनती थी, बीच में वाजपेयी जी आए, वीपी सिंह की सरकारें बनी, अब यूपीए 1, 2 और फिर ये एनडीए चल रहा है। तो ये जो गठबंधन वाली राजनीति ये कैसे, मतलब ये गठबंधन की राजनीति का जन्म हुआ कैसे, ये हम जानना चाह रहे हैं। क्या इसके पीछे कोई कानून है, क्या है व्यवस्था है, थोड़ा ये बताइए दर्शकों को इसके। जी, जहाँ तक मुझे जानकारी है इसके पीछे जो है एक कोई ऐसा कानून नहीं है, ना तो हमारे किसी संविधान की, ना तो किसी धारा में, ना तो किसी अनुच्छेद में इसका जिक्र किया गया है। एक आरटीआई लगाई गई थी जिसमें ये सवाल पूछा गया था कि सांसदों के बहुमत से सरकार का गठन हो, ये संविधान की किस धारा में लिखा हुआ है। लेकिन ना तो चुनाव आयोग ने, ना लोकसभा ने, ना राज्यसभा ने, किसी ने भी इस चीज़ का स्पष्ट जवाब नहीं दिया।
अंत में जाके इसका जवाब ये है कि संविधान के किसी धारा में तो ये नहीं लिखा हुआ है, ये राष्ट्रपति की परंपरा और विवेक के ऊपर जो है सरकार का गठन होता है। अब अगर राष्ट्रपति की परंपरा और विवेक के ऊपर ही अगर सरकार का गठन होना है तो इतने ज़्यादा पैसा खर्च करके, जनता का जो टैक्स का पैसा है उसको खर्च करके चुनाव करवाने की क्या ज़रूरत है। सीधा जो भी चुनाव लड़ रहे हैं, जो भी बड़े बड़े नेता हैं दोनों पार्टियों के, वो राष्ट्रपति के समक्ष जाएं और आपस में जाके जो है चर्चा कर लें कि राष्ट्रपति की परंपरा और राष्ट्रपति का विवेक जो है किसके साथ रहेगा। तो इस तरह का जो देश के मतदाताओं को जो है एक हिसाब से धोखे में रखने की जो आजकल राजनीति है यही चल रही है। आप सबसे पहले महाराष्ट्र का उदाहरण देख लीजिए, महाराष्ट्र का देख लीजिए, आप बिहार का उदाहरण देख लीजिए। एक मुख्यमंत्री रातों रात शपथ ग्रहण करवाया गया पहले वहाँ पे गवर्नर जी, पहले तो आप जो है शिवसेना बीजेपी साथ में इलेक्शन लड़ रहे हैं और कांग्रेस की एनसीपी की बुराई किए जा रहे हैं। उसके बाद जब सत्ता प्राप्त करनी हुई तो ये जो है रात में अपनी सरकार बनाने के लिए पड़ गए और वो जो है जाके उन्होंने जो है एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन करके सरकार बना ली। तो जो आपने विवेक बोला तो गवर्नर का विवेक यही कह रहा था क्या कि भाई रात में ही अंधेरे में ही शपथ ग्रहण करवा दो? यही तो मैं कह रहा हूँ, सब जो है सर एक ही थैली के चट्टे बट्टे। बिहार में देखो नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, अब वो मुख्यमंत्री थे, फिर इस्तीफा दिया, फिर मुख्यमंत्री बन गए। ये बताइए ये जनता के साथ कितना बड़ा धोखा है। क्योंकि देखो इन लोगों का तो कोई पैसा लग नहीं रहा है, जो भी पैसा लग रहा है किसका खर्च हो रहा है, जो हम टैक्स देते हैं। अब लोग कहते हैं कि टैक्स जो है खाली देश के जो पूंजीपति वर्ग है वही देते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। अगर आप 1 रुपए की टॉफी भी खरीदते हैं उस पर भी इनडायरेक्ट टैक्स लगता है। तो टैक्स जो है इनडायरेक्ट टैक्स जिसको आप कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स लगता है। अगर हम एक कुछ भी सामान खरीदते हैं तो उसमें टैक्स लगता है। और आप मान लीजिए कि एक आदमी के टैक्स देने से कुछ नहीं होता, लेकिन कितने करोड़ों 140 करोड़ देश की जनता है, रोज कुछ ना कुछ वो खरीदती है, तो कितनी बड़ी संख्या में टैक्स जो है देश की सरकार के पास जाता है। लेकिन उस टैक्स का क्या किया जाता है बताइए? चुनाव में खर्च किया जाता है। बिल्कुल, यानी कि जो पैसा आ रहा है टैक्स का वो तो सरकार के पास जा रहा है और जनता उसकी कुंजी चाबी दे रही है उनको। बिल्कुल, और वो अपने मनमानी ढंग से क्या प्रायोरिटी होना चाहिए, क्या किस तरीके से होना चाहिए। जब इसका मतलब यही हुआ कि ये जो गठबंधन की राजनीति है वो भ्रष्ट राजनीति है। ये बिल्कुल भ्रष्ट राजनीति है सर, इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। क्योंकि हमने कई ऐसे उदाहरण देखे हैं कि सरकार बनाने लोग ऐसा समझते हैं कि सरकार फलाना मंत्री आएगा, फलाना प्रधानमंत्री आएगा, फलाना मुख्यमंत्री होगा तो वो अच्छा काम करेगा। हम व्यक्ति विशेष आधारित को ही हम मानते हैं कि राजनीति है ये, बल्कि हम सत्य बहुमत का ऐसा मानना है कि व्यक्ति आधारित बातें नहीं होनी चाहिए, विचारधारा आधारित बातें होनी चाहिए। जब सरकार ही एक भ्रष्ट, जिसको हम बोल रहे थे ना कि भ्रष्ट राजनीति के तहत बनेगी, तो वो सरकार तो कहीं ना कहीं उसके लिए प्रायोरिटी तो यही सारी चीजें होंगी। सर ये जो है व्यक्ति का दोष नहीं है। देखो 2013 के बाद जो है मोदी जी की कितनी लहर थी, हर घर मोदी, घर घर मोदी, हर घर मोदी। लोग जो है आपस में लड़ने के लिए तैयार थे कि जैसे मोदी जी उनके रिश्तेदार हैं, उनके घर के ही सदस्य हैं। मोदी जी के बारे में अगर कोई कुछ बोल देता था। 2013 में जो है मतलब 2014 में मोदी जी की सरकार बनी, अभी तक चल रही है, ठीक। अब उसके बाद जो है आम आदमी पार्टी की भी सरकार बनी। आम आदमी पार्टी ने जो है मतलब आम आदमी पार्टी के लिए भी लोग बिल्कुल जो है, मतलब मेरा कहने का ये मतलब है, कांग्रेस के बाद मोदी जी के ऊपर विश्वास किया गया और दिल्ली में जो है केजरीवाल के ऊपर विश्वास किया गया। लेकिन आज जो है जनता दोनों से परेशान है, दोनों से जो है जो उम्मीद लगाई थी वो उन्होंने पूरी नहीं की। इसका कहीं भी जो कारण है वो व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति बिल्कुल कारण नहीं है। अगर व्यक्ति कारण होता तो एक व्यक्ति के हटने के बाद दूसरा व्यक्ति आता, वो काम अच्छा कर देता। लेकिन हमारे देश की जो व्यवस्था है, हमारे देश में जो सरकार बनाने की व्यवस्था है, दोष उसी के अंदर है। क्योंकि उस व्यवस्था के अंदर जो भी आ जाएगा, वो कितना भी अच्छा आदमी हो, कितना भी काबिलियत वाला आदमी हो, उसको जो है साँठ-गांठ करनी पड़ेगी। अपने विधायकों को, अपने मंत्रियों को और अपने जो है सांसदों को जो है आपस में जोड़ के रखना पड़ेगा। और ये हर कोई जानता है कि मानव का जो स्वभाव होता है, सबका स्वभाव अलग अलग होता है। अब कुछ व्यक्ति सच में काम करना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है पैसा कमाना चाहते हैं, कुछ लोग पावर चाहते हैं, पद प्रतिष्ठा पावर लोग चाहते हैं। ऐसे में जो है इतने सारे लोगों को बिना स्वार्थ के, बिना लालच के कैसे अपने 5 साल तक अपने साथ किस तरह से रखा जा सकता है? बिल्कुल यही कारण है रजत जी, दर्शकों को भी मैं बता दूं, यही कारण है कि जो 75 सालों से जो हम देखते आ रहे हैं,
पार्टी बदली, सरकार बदली, नेता बदल दिए लोगों ने। देखिए, लोगों में कहीं ना कहीं छटपटाहट तो है, क्योंकि उनको अच्छी व्यवस्था नहीं मिल रही है। जिस प्रकार का महंगाई को लेकर के है, बेरोजगारी को लेकर के है, ये बीमारी, गंदगी, अपराध, अभी कोरोना पीछे गया, कितने लोग, लाखों लोग मरे, लेकिन सरकार का क्या था, मरने के हाल पे छोड़ दिया। देखा ना कैसे, हालांकि मैं भी उसका एक बहुत मतलब कैसे मुश्किल के दौर से मैं उसमें से निकल के आया हूँ। तो कहीं ना कहीं मैं देखा सरकार की जो एक नज़रअंदाज करने का तरीका, एक लापरवाही, क्योंकि उस व्यवस्था के, तो मैं यही कह रहा हूँ कि इतनी सरकारें बदलने के बावजूद भी ये भी दौर आया कि अन्ना हजारे का आंदोलन चला कि भाई ये एक आएंगे तो एक स्वराज्य होगा, कई तरह के नारे गढ़े गए और बदलाव हुआ। लेकिन फिर देखिए क्या है, उन्होंने अपने बेटे की तक की कसम खाई और गठबंधन किया। पहली सरकार तो गठबंधन से बनाई, तो यानी कि भ्रष्ट राजनीति का जन्म तो इस गठबंधन से ही हो रहा है ना। यही कारण है ना कि हमारे को अच्छी राजनीति व्यवस्था नहीं मिल रही है। जो आम आदमी पार्टी कांग्रेस की बुराई कर करके, कांग्रेस की कमियां निकाल के सत्ता में आई, इलेक्शन जीते, उसके बाद इस्तीफा दिया, उसके बाद फिर जो है और प्रचंड बहुमत से जीते, उसके बाद भी हमारे देश की जो व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था इतनी खराब है कि उसी कांग्रेस के साथ जो है गठबंधन करने के लिए आज जो है आम आदमी पार्टी तैयार है। आप देख रहे हो, अगर मान लीजिए कि अगर ये व्यवस्था अच्छी होती तो आम आदमी पार्टी, जिसको जनता ने इतना बड़ा समर्थन दिया, उसको कांग्रेस की जरूरत पड़ती नहीं। अगर वोटों के बहुमत से सरकार का गठन होता, जिसको वोट ज्यादा मिलते, अगर आम आदमी पार्टी का जो चुनाव हुआ है अगर वोटों के बहुमत से होता तो उसको कभी कांग्रेस की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अभी मौजूदा राजनीति में उसको कांग्रेस की भी जरूरत पड़ेगी, और कल को बहुत ज्यादा स्थिति खराब हो गई तो क्या पता बीजेपी के साथ भी समर्थन उसको लेना पड़ जाए। यहाँ पे मतलब कोई जो है सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं व्यवस्था के कारण। अगर जो है वोटों के बहुमत से सरकार बनेगी तो मतदाता का महत्व बढ़ जाएगा। लेकिन अभी मतदाता का कोई महत्व नहीं है। अभी जो है सिर्फ और सिर्फ महत्व है विधानसभा में विधायक का और लोकसभा में सांसद का। और जब तक ये व्यवस्था बनी रहेगी तब तक जो है हमारे देश के जो नागरिक हैं उनके विकास की बात नहीं की जाएगी। अभी एक आपको थोड़ा इस तरफ ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ कि देखिए, सरकार राजनीतिक व्यवस्था के ऊपर कोई पार्टी बात नहीं करती है। जो सत्य बहुमत लगातार इस बात के ऊपर करता हुआ आ रहा है पिछले 15 साल से। चुनाव भी लड़े, 2024 में भी हालांकि सत्यदेव चौधरी ने नामांकन भरा था चांदनी चौक लोकसभा से, और सत्यदेव चौधरी तो हार गए लेकिन सत्य बहुमत नहीं हारा। जी बिल्कुल, क्योंकि उनको वोट मिले हैं 842 वोट मिले उनको। और तो अगर सत्य बहुमत को 842 लोगों ने दिया है तो विचारधारा को वोट दिया है, तो मैं ये कह सकता हूँ सत्यदेव चौधरी हारे लेकिन सत्य बहुमत नहीं हारा। मैं यहाँ को इस बात को थोड़ा और इसको बढ़ाते हुए एक चीज़ जानने की कोशिश कर रहा हूँ और दर्शकों को भी बताने की, देखिए पॉलिटिकल पार्टी तो इस भ्रष्ट राजनीति के ऊपर, इस गठबंधन के ऊपर तो कोई बात नहीं कर रही है। अभी हरियाणा में भी चुनाव होंगे, मैं देख लेना कोई भी पार्टी के इसके ऊपर कोई बात नहीं करेगी। हाँ, ये जरूर है कि किसी ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने करप्शन कर रखा होगा उनको टिकट काट देगी, किसी नए उम्मीदवार को चेहरे बदल देंगे, वो भ्रमित करने वाली बात है। तो अभी आपने ये देखा कि एक ये अपराधी के ऊपर हम बात करते हैं कि ये पार्टियां ये अपराधियों को, भ्रष्टाचारियों को, बलात्कारियों को टिकट देती है, ठीक है, और ये जीत करके हमारे सदन में सांसद बन के आते हैं। क्या आपको लगता है रजत जी और दर्शकों को भी क्या ये समझनी चाहिए बात कि जब इस तरह के अपराधी, भ्रष्टाचारी, बलात्कारी किस्म के लोग को जो पार्टी टिकट देगी और वो जीत करके आएंगे तो वो क्या ऐसा कोई कानून बनाएंगे, कड़े कानून? क्या ऐसी बात करेंगे जिससे बलात्कार रुके? अभी एक उदाहरण देखिए, बंगाल में एक ट्रेनी डॉक्टर को ऊपर बलात्कार किया गया और उसको लेकर के केंद्र सरकार आरोप लगा रही है राज्य सरकार के ऊपर। जब केंद्र सरकार के कहीं बीजेपी शासित राज्य में होता है तो दूसरी पार्टियां लगाती हैं इनके ऊपर आरोप। तो क्या आरोप प्रत्यारोप में जनता को उलझाए रखना है या ये बताना है कि भाई ये इसके जड़ में क्या है? आप अपराधी को टिकट देते हो, बलात्कारी को टिकट देते क्यों आप? इसके पीछे क्या कारण है, देने की वजह क्या है, जबकि सत्य के पास समाधान है? जी वही मैं भी आपसे कहना चाह रहा था। अभी आप मेरे से पूछ रहे थे कि बलात्कारी या जो अपराधी हैं वो अगर संसद में जाएंगे तो कानून, क्या कानून बनाएंगे? बिल्कुल। तो पहले विचार करने वाली बात यह है कि बलात्कारियों को और अपराधियों को, दबंगी लोगों को टिकट दी क्यों जाती है? बिल्कुल। सबसे बड़ा सवाल है क्यों दी जाती है। तो इसका कारण ये है कि हमारी जो
हमारी जो मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था है उसमें जो सांसदों के बहुमत से सरकारें बनती हैं। बिल्कुल। और जब सांसदों के बहुमत से जो सरकारें बनती हैं तो आप देखते ही हैं कि चुनाव जो है कोई आम आदमी तो लड़ नहीं सकता है, कहा तो गया कि कोई भी चुनाव लड़ सकता है, लेकिन अगर अच्छे से विचार किया जाए तो देखिए कितना पैसा खर्च होता है चुनाव में, कितना पैसा खर्च होता है, लड़ाई झगड़ा आरोप प्रत्यारोप क्या क्या नहीं होते हैं। और कोई एक आम आदमी, एक मध्यम वर्ग का परिवार या निम्न वर्ग का परिवार, क्या आपको लगता है कि चुनाव में भाग ले पाएगा जहाँ पे अपराधी लोग हैं, दबंगी लोग हैं? क्योंकि जिसकी अपराध करने की प्रवृत्ति है वो तो बदलेगी नहीं, उसका तो जो संपर्क भी ऐसे लोगों से होगा जो अपराध के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो जो सरकार है, क्योंकि सरकार को जो है वोटों से तो मतलब नहीं है, उसको ये मतलब है कि उनके संसदीय क्षेत्र में किसी भी तरीके से करके, चाहे ध्रुवीकरण हो, चाहे लड़ाई हो, चाहे झगड़ा हो, चाहे मारपीट हो, कुछ भी हो, बस हमारे सांसद की सीट निकल जानी चाहिए। आप आज ज्यादातर जगह जहां पे भी देखेंगे वहां पे जो है ज्यादातर जो दबंग लोग हैं वही चुनाव लड़ते हैं, वही सरकार बनाते हैं। बिल्कुल, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। ये गोंडा से सांसद आते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह जी, जो कि ये रेसलिंग के अध्यक्ष थे। जी। ठीक है। और एक उन पे यौन उत्पीड़न का आरोप लगा और यहाँ पे जंतर मंतर पे 2023 में काफ़ी विरोध प्रदर्शन हुआ। लेकिन मोदी सरकार जो है वो कुछ भी नहीं कर पाई उस समय। लेकिन जब चुनाव जैसे ही आया तो उनको हटा करके टिकट काट के उनके बेटे को दिया। तो क्या बेटे को दे देने से ये मामला खत्म हो जाता है? क्या पिता अपराधी है तो पुत्र अपराधी नहीं होगा? ये क्या राजनीति व्यवस्था, यही बात कर रहा हूँ। और उसी क्रम में एक विनेश फोगाट जो कि अभी ओलंपिक हुआ रेसलिंग में, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, लेकिन वो 100 ग्राम वजन को लेकर के कहीं ना कहीं उनको डिस्क्वालीफाई किया गया। और मुझे तो यही लगता है कि ये राजनीति जो अगर हमारी अच्छी होती तो वो कम से कम ऐसी स्थिति तो नहीं बनती वो। तो वही तो सर मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ कि जो हमारी जो अभी जो व्यवस्था है उसमें क्या है, जब लगता है कि हमारी पार्टी का कोई जो सांसद है वो अच्छे काम नहीं कर रहा है, देश की जनता उससे नाराज़ हो गई है, तो जनता को दिखाने के लिए जो है उसका खाली चेहरा बदल दिया जाता है। व्यवस्था बदलने की तो बात ना कोई करता है, लेकिन खाली चेहरा बदल दिया जाता है। अब वहाँ पे ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को दे दिया गया टिकट, किसी और जगह पे होगा वहाँ पे क्या करेंगे, जैसे कोई विधायक सांसद होगा उसकी जगह किसी और को दे देंगे। मतलब व्यवस्था बदलने की बात बिल्कुल नहीं की जाती है। और आपने जैसे भी देखा कि उनके ऊपर जो है यौन उत्पीड़न का आरोप लगा। विनेश फोगाट जो भी ओलंपिक में जो है पेरिस ओलंपिक में गई थी और बहुत मतलब दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से वो जो है फाइनल नहीं खेल पाई। तो आप देखो ना कि उनके ऊपर कुछ भी कोई मतलब उस तरह की कार्रवाई नहीं हुई जिस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए थी ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ। क्योंकि इसका रीज़न ये कहा जाता है, मतलब इसका कारण ये कहा जाता है कि देखो वो जो है ब्रजभूषण शरण सिंह एक जो है आते हैं, मतलब जिस कास्ट से आते हैं मतलब उनका जो अगल बगल के जो उनके 2-4 लोकसभा क्षेत्र है ना उसमें उनका बहुत दबदबा है, काफ़ी प्रभाव है। उनकी वजह से जो है ना 3-4 सीटें जो हैं उस पर फ़र्क पड़ सकता है। इसलिए जो है क्योंकि जो भी मतलब जो प्रधानमंत्री हैं या फिर जो भी पार्टी है उसको जो है सांसद अधिक चाहिए, जीतने ज़्यादा सांसद जीते हुए होने चाहिए। इस वजह से उसके ऊपर कार्रवाई करने से बचते हैं, क्योंकि अगर उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाया जाएगा, उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा तो वो जो 4-5 सीटें हैं वो भी उनके हाथ से निकल जाएंगी। इसका मतलब साफ है रजत जी कि एकदम इस उदाहरण से तो बहुत ही स्पष्ट हो रहा है, दर्शकों को बता दें कि ये सीटों का नुकसान हो रहा है। बिल्कुल सीटों का नुकसान हो रहा है। तो यही से भ्रष्टाचार का जो हम कह रहे हैं ना कि सीटों का ही कारण है, ये बहुमत जो है, बहुमत का ही खेल है इसके पीछे। अगर ये सरकार सीटों के से नहीं बने, ये सांसदों के बहुमत से ना बने, वोटों के बहुमत से बने, तो क्या पार्टी ऐसे अपराधियों को, भ्रष्टाचारियों को, बलात्कारियों को टिकट दे पाएगी? ये बिल्कुल नहीं दे। अगर वोटों के बहुमत से सरकार का गठन होगा तो अगर मान लीजिए कि किसी एक सीट पे अगर अपराधी को टिकट दे भी देती है पार्टी, तो उसका तो असर पूरे देश पे पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा सर, बिल्कुल। अब जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि समझ लीजिए ब्रजभूषण शरण सिंह जो है, जो पार्टी अभी सत्ता में है, बीजेपी के सांसद हैं, हाँ बीजेपी के सांसद थे, उनकी जगह कोई समाजवादी पार्टी का या कांग्रेस का या किसी दूसरी बड़ी पार्टी का मतलब सांसद होता और उसके ऊपर यही आरोप लगे होते, तो क्या वो ऐसे घूम पाता? उसके ऊपर क्या अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई होती? आप खुद विचार करिए। तो जब तक देश में जो है सांसदों के बहुमत से सरकार का गठन होता रहेगा तब तक ये व्यवस्था चलती रहेगी, क्योंकि
जीतने के लिए जो है अधिक सांसदों की संख्या चाहिए बहुमत बनाने के लिए, जो वर्तमान में मौजूदा बहुमत है। लेकिन अगर वोट सांसदों के बहुमत की जगह वोटों के बहुमत से सरकार का गठन किया जाएगा तो जैसे 4-5 जो लोकसभा क्षेत्र में बृजभूषण शरण सिंह का प्रभाव है, वहाँ पे जो है अभी तो बहुत सारे लोग वोट भी देने नहीं जाते होंगे क्योंकि उनको पता है जीतना इन्हीं लोगों को है। लेकिन जब जनता को इस चीज़ का एहसास होगा कि नहीं, मेरे वोट देने से और ना देने से फर्क पड़ेगा, तो जहाँ पे 60%, 50%, 40% वोटिंग होती है, वहाँ पे जो है 80%, 90% और ये भी हो सकता है कि 100% भी वोटिंग हो, क्योंकि जनता को इस चीज़ का एहसास होगा कि मेरे भी वोट से फर्क पड़ता है। अभी तो जो लोग हैं छुट्टी मनाते हैं वोटिंग के दिन, जो है लोग जिस दिन वोटिंग होती है लोग जाकर छुट्टी मनाते हैं, और लोगों से पूछो तो कहते हैं कि यार होना जाना कुछ नहीं है, चाहे किसी को भी, तो हमारा क्या भला होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे जो है खाली एक व्यक्ति, सांसद के रूप में जो एक व्यक्ति है वो जीतता है, और सांसद के जीतने के बाद जो है सरकार बनती है सांसदों के बहुमत से, वहाँ पे जनता का महत्व खत्म हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए रजत जी, आज हमारी यही कोशिश रही, इस पॉडकास्ट के माध्यम से हमने बहुत सारे कुछ मुद्दों के ऊपर बात करने की कोशिश की, जैसे कि एक सरकार बनाने को लेकर ये अपराधियों और भ्रष्टाचारियों और बलात्कारियों जैसे लोगों को सदन में, हाउस में आते हैं, वो उनको टिकट पार्टी क्यों देती है, ये जब हम समझाने की कोशिश की दर्शकों को, लोगों को ये समझ में आनी चाहिए बात कि आखिर में क्या मजबूरी होती है पार्टी को जिससे कि वो ऐसे लोग आते हैं पॉलिटिक्स में। यही और रजत जी ने उस पर अपनी बहुत अच्छी भी बात रखी और ये समझाने की कोशिश की कि अगर ये सांसदों की बजाय वोटों के बहुमत के आधार पर अगर ये सरकार बनाने का जो सत्य बहुमत का विचार है, इसके ऊपर अगर राजनीति हो तो ये हो ही नहीं सकता कि कोई भी पार्टी किसी एक सीट पे भी एक अपराधी और बलात्कारी जैसे लोगों को ये टिकट दे, और इस तरह का जो एक अराजक एक फैला हुआ है राजनीति में, वो अराजकता समाप्त होगी और एक अच्छी राजनीति की शुरुआत होगी। जैसे सर अभी अपराध वाली बात है, जैसे देखो जो देश, जैसे एक आप लोकसभा क्षेत्र की बात करते हैं, वहाँ पे समझ लिए 10 लाख वोटर हैं, तो 10 लाख वोटर में से जो है इनको जीतने के लिए जो है जो दबंगी व्यक्ति है उसको जीतने के लिए 2-3 लाख चाहिए वोट, 2-3 लाख वोट चाहिए, तो वो किसी ना किसी तरीके से, चाहे पैसे के दम से, चाहे डरा धमका के 2-3-4 लाख वोट तो ले सकता है। लेकिन हर व्यक्ति जो है अपने क्षेत्र में जो है क्या चाहता है, शांति चाहता है, सुरक्षा चाहता है, और वही जब 10 लाख लोगों की अगर पसंद देखी जाएगी तो 10 लाख लोग जब पसंद करेंगे, वोट देकर किसी को पसंद करेंगे, तब कहीं ना कहीं वो एक ऐसे व्यक्ति को चुनेंगे जिसका जो है चरित्र अच्छा होगा, जो व्यक्ति जो है समाज के लिए कार्य करता होगा, ना कि उसके प्रभाव से। क्योंकि अभी तो लोग 20-20, 30-30 गाड़ियां लेकर घूमते हैं। इस तरह की बात जो मतदाता के बहुमत से सरकार का गठन होगा, उसमें 10 लाख लोगों की मतलब 10 लाख लोगों का वोट होगा, 10 लाख लोगों का मत होगा। लेकिन अभी जो है 2-3-4 लाख लोगों को चाहे लड़ा के, चाहे डरा के, धमका के अपनी तरफ कर लिया और सरकार बना ली। बिल्कुल तो सही। इस तरह की जो है चीजें, हाँ रजत जी ने आपने बहुत अच्छे से इस बात को समझाने की कोशिश की कि सांसदों के बहुमत से सरकार बनाने की व्यवस्था में वोटों की अहमियत कहीं ना कहीं दब जाती है, वोटों की प्रमुखता, प्रधानता समाप्त हो जाती है। यही कारण है कि पार्टी और जो उम्मीदवार हैं वो वोट उनको नहीं चाहिए, उनको किसी तरीके से सीट जीतने भर मात्र वोट चाहिए। उसके लिए वो जात का, धर्म का आड़ में कहीं ना कहीं नफरत फैलाने को लेकर करते हैं और प्रमुख मुद्दों से कहीं ना कहीं वो वंचित हो जाते हैं। और जब वो अगर वोटों के आधार पर, सत्य बहुमत के आधार पर अगर राजनीति होगी तो उनकी प्रमुखता वोट लेने की होगी, एक वोटर के पास जाने की उनकी आवश्यकता होगी, और वो ज़्यादा वोट से वही जीत सकता है जो एक कम से कम समाज का आदमी हो, हमारे बीच का आदमी हो और अच्छी से अच्छी बात करे। बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी हमने दर्शकों को। मुझे ये लगता है कि ये अगली पॉडकास्ट सीरीज में कुछ अन्य बातों को जोड़ करके हम सत्य बहुमत की रणनीति पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।